हेलो गाइस। आज ये हम 10th साइंस का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम हर एक टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है रिफ्लेक्शन। द फिनोमेनॉन where light rays return to the same medium upon striking a surface is known as reflection। तो एक ऐसा फिनोमेनन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो कोई एक लाइट रेज है वो किसी भी एक मीडियम में जाता है, तो वो उसी मीडियम में वापस मतलब रिटर्न करके मतलब लौट जाता है। जो आफ्टर मतलब किसी सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद, किसी सरफेस से मतलब स्ट्राइक करने के बाद, लड़ने के बाद कोई एक रे है लाइट का, वो वापस उसी मीडियम में लौट जाता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द normal to the surface at the point of incident all lie in the same plane। मीन्स कि ये फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, मतलब कोई भी एक रे है, जैसे ये हो गया कोई भी एक सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया कोई भी एक सरफेस, यहाँ हम लोग एस नाम दे दे रहे हैं। ये कोई एक लाइट का रे आ रहा है यहाँ से, ठीक है। कोई एक लाइट का रे आ रहा है, ठीक है। तो ये मीडियम से जैसे ही स्ट्राइक कर रहा है तो वापस से ये इसी मीडियम में लौट जा रहा है। तो ये हो गया हमारा लाइट रे। तो यहाँ पे जो ये इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है। लाइट रे जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है सरफेस को, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये वापस इसी मतलब स्ट्राइक करने के बाद इसी मीडियम में आ गया, तो इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलेंगे, इस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये यहाँ पे ये जो हो गया, ये इसको हम लोग कोई भी एक सरफेस बोलेंगे, ठीक है। ये मिरर नहीं है, सॉरी, ये एक सरफेस है, कोई भी प्लेन स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ये जो हो गया द इंसिडेंट रे या द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नॉर्मल से डिवाइड करने के बाद उन दोनों एंगल, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल हो गया जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया। यहाँ पे एक एंगल होता है, यहाँ पे भी एक एंगल होता है। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगी। ये सेकंड लॉ में बोल रहा है, पहले फर्स्ट लॉ देख लेते हैं। तो ये तीनों जो है, ये अरे ये तीनों जो है ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, मीन्स एक ही प्लेन में आते हैं। एक एक इधर आया, फिर ये इंसिडेंट रे, फिर ये जो है नॉर्मल, ये तीनों जो है सेम ही मतलब एक ही प्लेन में ये तीनों आ जाते हैं। तो इसी को हम, यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इम्पोर्टेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। In other words, the angle between the incident ray and the normal is equal to the angle between the reflected ray and the normal। तो ये इसका ये बोल रहा है ना कि मतलब जैसे अभी यही सेम है, इसी में मैं समझा देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक। फिर से मैं समझाऊंगी, अच्छे से ड्रॉ करके समझाऊंगी। जैसे ये एंगल ऑफ, ये कोई भी स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है, जिसको हम एस नाम दे देंगे। यहाँ पे जो कोई भी एक इंसिडेंट रे आया, ठीक है, इसको हम लोग आई दे देंगे नाम। और इधर से ये इंसिडेंट रे लाइट का आया, इधर से ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे आर से। ये बीच में जो है ड्रॉ हो रहा है ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो
इंसिडेंट रे आ रहा है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से, स्मॉल आई से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन ये हो रिफ्रैक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं ना कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मीन्स ये और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इसका ये बोलना है। यहाँ सेम चीज वही दिखाया गया है। ये इनसे कोई प्लेन है, यहाँ पे मिरर है, या फिर कोई भी स्मूथ सरफेस है, कोई भी स्मूथ सरफेस भी हो सकता है इस जगह पे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल है। तो ये वाला एंगल जो है आई, ये वाला एंगल जो है आर, ये दोनों ही इक्वल होते हैं एक दूसरे को। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोथ लॉज आर इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग पॉइंट, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, These law of reflection are applicable to the reflection of light from any smooth surface, not just mirrors. तो ये जो लॉ है वो किसी भी स्मूथ सरफेस पे एप्लीकेबल है। कोई भी स्मूथ सरफेस है वहाँ ये लाइट रे का मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये प्रोसेस, तो वो हर जगह ये जो रूल है, जो ऊपर मैंने दो रूल समझाया, वो दोनों ही एप्लीकेबल है, सिर्फ मिरर के लिए ही नहीं है। अब प्रॉपर्टीज क्या है प्लेन मिरर का? प्रॉपर्टीज ऑफ ए इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। किसी भी प्लेन मिरर, जैसे कि हम लोग डेली, हम लोग जो हमारे घर में जो मिरर होता है लगा हुआ है, जिसमें हम लोग डेली रेडी होते हैं तो खुद को देखते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी, उसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग देखते हैं, तो उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज जो फॉर्म होता है मिरर में, वो एकदम वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है, और जो है, जो हम जैसे हैं वैसा ही बनता है, ठीक है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब ये होता है ना, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, जो हम मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमने ये नोटिस किया होगा कि जो हमारे मतलब जो हमारे राइट साइड, जो हमारा मतलब राइट हैंड है, जो हम राइट हैंड है, वो मिरर में एज ए लेफ्ट हैंड अपेयर होता है। ये चीज में हमने नोटिस किया होगा हमारे डेली लाइफ में। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो मिरर में राइट हैंड की तरह अपेयर होता है। इसी को हम बोलते हैं इसी वजह से द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। हमारे द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये बोल रहे हैं ना कि जब भी हम लोग खड़े होते हैं तो जितने ही डिस्टेंस पे हम लोग मिरर से खड़े होते हैं, जो हमारा इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर, तो वो भी उतना ही डिस्टेंस होता है, मतलब मिरर से उतनी ही डिस्टेंस, मतलब दूरी पे फॉर्म होता है। तो ये थर्ड ये प्रॉपर्टी है। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर में, वो सेम इक्वल साइज का फॉर्म होता है, ये ना कि छोटा बड़ा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहता है, सेम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये m इज इक्वल टू 1। m यहाँ पे मैग्निफिकेशन को बोलते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मतलब ये इसके बारे में m मैग्निफिकेशन है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना भी समझ लीजिए कि जो साइज ऑफ द इमेज जो होता है, जो कि फॉर्म होता है मिरर के अंदर, वो मतलब सेम होता है एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्फेरिकल मिरर्स। तो देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। मिरर्स whose reflecting surfaces are spherical in part of a hollow sphere of glass। जैसे कि जो किसी भी मिरर का जो स्फेरिकल सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, सॉरी, स्फेरिकल मिरर हो गया। जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये यहाँ पे जो है ना, ये किसी भी स्फेरिकल मिरर का जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ये एक स्फेयर का पार्ट है, ठीक है। इसको ये कोई स्फेयर का पार्ट है, कॉन्वेक्स मिरर है ये, लेकिन कोई स्फेयर, इसका जो स्फेरिकल पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसमें जो है ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है इधर साइड।
जो हमारा इधर राइट है, लेकिन ये भी किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो वही बोल रहा है, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल इन द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। वही सेम चीज यहाँ पे समझाया है, इसी को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ए कॉन्केव मिरर इज अ कर्व्ड मिरर where the reflection surface is on the inner side of the curved sphere। तो कॉन्केव मिरर जो है ये एक ऐसा मतलब कर्व्ड मिरर है, वही जो इनर साइड है ये है, ये जो है ये इनर साइड है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जा रहा है कॉन्केव मिरर का। लेकिन कॉन्केव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये बाहर वाला, अंदर जो है ये हॉलो है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो गया, हॉलो स्फेरिकल पार्ट का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर नहीं हो रहा है। ये कोई भी हॉलो से मतलब स्फेरिकल, कोई भी स्फेरिकल मतलब पार्ट का ये जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और क्लियर है? यहाँ पे दिखा है ऑन द इनर साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज a curved mirror where the reflecting surface bulges out toward the light source। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है जहाँ लाइट का जो सोर्स है वो उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वहां से ये निकला हुआ है, यहाँ पे ऐसे बल्ज हुआ है, निकला हुआ है। यहीं पे लाइट इंसिडेंट होगा और जो भी इमेज का मतलब इमेज का फॉर्मेशन मतलब जो भी होगा ये यहीं पे होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह बाहर नहीं होगा। अब ये क्लियर हुआ दोनों का, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव मिरर whose reflecting surface concave mirror whose reflecting surface is curved inward is called a concave mirror। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर होता है, इसको हम लोग कौन, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की होता है, तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या टर्म यूज होते हैं? पोल, ये इमेज से समझाया हुआ है, यहाँ पे जो टर्म है वो देख लेते हैं, इमेज से समझेंगे। इमेज पोल, the center of a spherical mirror's reflecting surface coincides with the mirror's surface itself। Typically we denote the mirror's pole with the letter P। जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, वो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है स्फेरिकल मिरर का वो किसके साथ कोइंसाइड कर देता है? तो मिरर ही के साथ वो कोइंसाइड कर देता है। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये मिरर के साथ ही कोइंसाइड कर जा रहा है, तो इसी को हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यही सेम चीज यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे कॉनकेव मिरर में भी होता है, यही वही सेम चीज दोनों में होता है। इसको यही सेम है पी, इसको हम लोग पी पोल है ये इसको हम लोग पी से डोनेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए स्फेरिकल मिरर हैज अ कर्व्ड सरफेस फ्रॉम अ स्फीयर। द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन कॉनकेव मिरर इट इज इन द फ्रंट, इन कॉन्वेक्स मिरर इट इज बिहाइंड। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो मिरर का, वो जैसे मैंने बताया वो स्फीयर का एक पार्ट है दोनों स्फेरिकल मिरर। तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है, और वही जो सेंटर होता है उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इन देखिए यहाँ पे इमेज से बताती हूँ। ये जो पार्ट है ये पूरा ये एक ये कौन सा है? अरे ये जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, मैंने गलत बोला, ये कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये तो पूरा ये एक पार्ट हो गया हॉलो स्फेरिकल मिरर का,
तो ये जो है इसका जो सेंटर है इसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेम इसी में इसका तो ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में इसका तो ये वाला इस पे है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये भी एक सर्कल फॉर्म करता है, इसी का ये पार्ट होता है एक। तो इसका जो सेंटर ये है तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। तो इसमें ये बाहर रहेगा कॉनकेव के केस में, लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स के केस में ये अंदर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द स्फेयर्स रेडियस फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डिराइव्ड इज सिंबलाइज्ड बाय द लेटर आर। स्फेरिकल मिरर है या इसी का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसी का जो रेडियस है यही, इसी को हम लोग सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी केस में ये बाहर हो जा रहा है, इसके केस में ये अंदर हो जा रहा है, ये मिरर के, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? Principal axis. The principal axis of a spherical mirror is a straight line that extends through the mirror's pole and its center of curvature. This axis is perpendicular to the mirror surface at its pole. Principal axis ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास करता है और ये पोल से होते हुए जाता है, ठीक है। इसी में यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, सॉरी फ्रंटल ऑफ कर्वेचर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, जो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए पोल तक जाता है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पोल जो है पोल है उससे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अपर्चर क्या है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस diameter is in a spherical mirror is called the aperture। यहाँ पे सॉरी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, पूरा ये जो मिरर है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। Where the aperture is much smaller than the radius of the when the aperture is much smaller than the radius of the curvature, we can use r is equal to 2f as an approximation। जब एपर्चर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो इन दैट केस हम लोग लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 2f। यहाँ f फोकल लेंथ हो गया तो इसके ये इक्वल हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब एपर्चर जो है मिरर का वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर से, तो उस केस में हम लोग r इज इक्वल टू 2f लिख देंगे, ठीक है। इसको हम लोग एज ए अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, मतलब 100% ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, एज ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। फ्री डायग्राम के रूल्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो रे डायग्राम रूल्स, फर्स्ट है ए पैरेलल रे will either pass through or appear to converge at the principal focus for a concave mirror and appear to diverge from the principal focus for a convex mirror। जो देखो ये मैं कैसे बताती हूँ डायग्राम से, ये जो पैरेलल है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल जाएगा, तो ये कॉनकेव मिरर के केस में ये यहाँ पे फोकस जो होता है एफ फोकस ऑफ द मिरर यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा। कॉनकेव मिरर के केस में अगर रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तब, ठीक है। और वही कॉनकेव मिरर के केस में यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई लाइट मतलब इंसिडेंट करेगा तो ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो डाइवर्ज होगा ये मिरर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करके मिरर के अंदर यहाँ फोकस जो है
कॉन्वेक्स मिरर केस में मिरर के अंदर फोकस होता है, तो वहीं पे हम लोग ला देते हैं तो इमेज यहाँ पे फॉर्म होता है। और इस केस में इमेज कॉन्केव मिरर के केस में इमेज होता है फोकल लेंथ में केस बनता है, फोकल लेंथ पे बनता है अगर जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वही यहाँ पे मिरर के अंदर कॉन्वेक्स मिरर के केस में मिरर के अंदर फोकल लेंथ पे बनता है जो जब लाइट पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल क्या होता है देखते हैं। सेकंड रूल, तो a ray of light, a ray directed at the principal focus of a concave mirror or passing through the principal focus of a convex mirror will come out to parallel to the principal axis। तो अगर कोई यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, तो ये इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे पैरेलल जो है इंसिडेंट रे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर के केस में देखा जाए तो अगर कोई ये प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है कोई रे ऑफ लाइट, सॉरी ये ऐसे नहीं, ऐसे, तो ये जो है यहीं से ये लौट जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर के केस में, हो गया ना। ये है हमारा सेकंड रूल। ठीक है, समझ आया। अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल बोलता है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। कोई भी रे जो है वो पास कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के, ठीक है, तो वो जो है वो वापस से उसी पाथ को फॉलो करते हुए, सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस मतलब डायरेक्ट वापस मतलब वो हो जाएगा, वापस निकल जाएगा। ठीक है, देखो ये यहाँ पे जा रहा है, पहले गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है, तो वापस ये उसी पाथ को फॉलो करते हुए डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये तब होता है जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। वहीं यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है जो कि मिरर के अंदर होता है, तो उस केस में भी ये जो लाइट है उसी पाथ को फॉलो करते हुए सेम उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, उसी पाथ को चलते हुए वापस लौट जाएगा। तो ये तब होता है जब रे ऑफ लाइट के सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। अब फोर्थ रूल क्या कहता है, a ray of light obliquely to the principal axis toward the pole of the concave mirror of a convex mirror on a convex mirror is reflected obliquely। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जब रे ऑफ लाइट जो है ये यहाँ पे ये ऑब्लिकली यहाँ पे पोल पे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली आता है, मतलब थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा होते हुए और पोल के पास आता है। तो यहाँ से ये जो है कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में ये वापस यहीं से रे ऑफ जो प्रिंसिपल एक्सिस है वापस यहीं से ऑब्लिकली यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे कॉनकेव मिरर के केस में। वही यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिकली उल्टा मतलब आता है इंसिडेंट रे, तो और फिर वापस लौट आता है। ठीक है, ये ऑब्लिकली फिर वापस यहाँ से चला आता है, तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, तो समझ आया ना, जब ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे आता है तो वापस इसी के साथ एंगल सेम वही एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली निकल जाता है यहाँ पे सेम डायरेक्शन में। सेम वहां भी यही होता है कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में, जिसमें ये दोनों जो एंगल होते हैं ये सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है
इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ ये हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।